आइए आज हम लोग नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में देखते हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि आपका ये टॉपिक कहाँ से मैंने लिया है और इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों मैं इसको पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं फसल उत्पादन के बारे में बताती हूँ, फिर इस टॉपिक को बताती हूँ, इसी से रिलेट वो भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत आपका एक कृषि प्रधान देश है और लगभग यहाँ पर 70% जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर ही निर्भर है। जितनी भी मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जैसा हम लोग कहते हैं, तो ये सारी ही कृषि पर आधारित हैं। और प्राचीन काल में मानव अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए इधर उधर भटकता रहता था, जंतुओं को मारकर उपलब्ध फल फूल से अपनी भूख मिटाता था। फिर जब मानव ने नदी के किनारे बसना शुरू किया तो उसने खाद्य पदार्थों को उगाने के कई तरीके भी खोजे और यहीं से क्या हुआ, कृषि की शुरुआत हुई। अब जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए, अनाज उगने लगे, फल सब्जियां उगाए जाने लगे। तो इससे फसल के बारे में बताने जा रही थी, इसलिए मैंने इसको बताया है। तो किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं। ये डेफिनेशन टाइप की है। जैसे गेहूं की फसल, आलू की, प्याज की, टमाटर की और सब्जियों की फसल, फलों और फूलों की फसल आदि। अब ये सारी फसल मौसम के अनुसार भी अलग अलग किस्म की होती हैं। जैसे अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती हैं। क्या किसके लिए सूटेबल आपका सीज़न है उस अकॉर्डिंग। जैसे जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल खरीफ फसल है। इसमें कौन कौन सी फसल आती हैं, मक्का, चावल और मूंगफली। अब नवंबर से अप्रैल तक बोई जाने वाली जो फसल है वो रबी फसल है। इसमें गेहूँ, सरसों, चना और आलू, ये इम्पॉर्टेंट भी, ये सब पूछा भी जाता है। अब मार्च से जून तक बोई जाने वाली जो फसल है वो जायद फसल है, जिसमें मूंग उड़द आता है। तो फिर हम अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान चरणबद्ध तरीक़ों से खेती करते हैं। ठीक है। अब हमारा जो नाइट्रोजन के बारे में जो मैं बताने जा रही हूँ वो मैं बताती हूँ आपको कि अब अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दलहनी जो फसल होती हैं उनमें नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन पौधों की नाइट्रोजन की जो ज़रूरत उनकी जड़ों में स्थित जीवाणु होते हैं उनसे ही पूरी कर ली जाती है। इसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे बताया भी गया है कि जो नाइट्रोजन होती है हमारे सारे खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक ज़रूरी हमारे लिए है, एलिमेंट है। लेकिन यह वायु में तो प्रचुर मात्रा में होती है, लगभग कितना 78 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हम यहाँ पे राउंड ऑफ करके 78% बता रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे ये प्लांट्स हैं ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से इसको नहीं ले पाते हैं। इनको पहले वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो घुलनशील नाइट्रेट में बदलती है, और नाइट्रेट में बदलने के लिए इसकी कई प्रोसेस, अभी मैं इसके बाद आपको फिगर में दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं जो बता रही हूँ ये है कि जो नाइट्रोजन है वही घुलनशील नाइट्रेट में बदलती है, उसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब जो ये पौधे हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में कई विधियों से मिल सकती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में जो लेते हैं वो निम्नलिखित विधियों से ले सकते हैं। कई विधियों से आपको ये प्राप्त हो सकती है। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे ये नाइट्रेट्स मिलती है। पहले हम फिगर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर अच्छे से दिया गया है कि देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, फिर इन तरीक़ों से ये घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में देखिए मिट्टी में मिलती है। फिर एरो करके सारे बनाए गए हैं, एरो, ये सही से पूरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण और पूरा नाइट्रोजन चक्र इसमें अच्छे से दिखाया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम लोग देखते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा। पहला क्या है, मैंने बोला ना कि इसमें कई निम्नलिखित विधियाँ हैं, तो इसमें पहला है सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो जो मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे एजोटोबैक्टर और बैक्टीरिया, ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको क्या कर देते हैं, घुलनशील। यही मेथड्स हैं जिनके द्वारा वो कैसे घुलनशील नाइट्रोजन जो है, क्योंकि वो तो नाइट्रेट की तरह ले रहे हैं वो भी घुलनशील, तो इसको कैसे चेंज करते हैं, तो नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलते हैं। फिर इसके अलावा दलहन कुल के जो पौधों की जड़ें हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं। इनमें सूक्ष्म जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं। इनका उपयोग फिर कौन करता है, पौधे कर लेते हैं। अब दूसरा हमारा मेथड है यहाँ पे तड़ित और वर्षा द्वारा। तो जब तेज़ वर्षा होती है, बिजली कड़कती है, तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो बन जाते हैं
और वो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बना लेते हैं। और तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर आता है, तो एसिड रेन। तो यह अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर गिरता है तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और उनके घुलनशील नाइट्रेट्स में ये बदल देता है उसको, और ये फिर जल में घुल जाता है। और जो जड़ें होती हैं पौधे की, ये लवण जड़ों द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल, रासायनिक उर्वरक द्वारा। अब जो ये वायु है इसकी नाइट्रोजन फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित की जाती है। अब फिर उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे भूमि की क्या बढ़ जाए, उर्वरता बढ़ जाए, उसका उपजाऊपन बढ़ जाए। ठीक है, तो अब ये सारी विधियां आपकी जो वायु की नाइट्रोजन को किस में चेंज करती है, नाइट्रेट्स के रूप में चेंज करती है, और पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं भोज्य पदार्थों में, और फिर भोजन के रूप में जंतु में पहुंचती है। पौधे और जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन हो जाता है और नाइट्रोजन पुनः कहाँ चली जाती है, वायु में चली जाती है। प्रोसेस आपका देखिए चलता रहता है। फिर ये इसीलिए इसको कहा गया नाइट्रोजन साइकिल। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। और इसी के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा हमारी कैसी बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है।